XUV 700 ही क्यों लिया आपने? मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है फिलहाल इस बजट में। दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा अभी कि ये पड़ी कितने की आपको ऑन रोड पूछो आप ऑन रोड अपने को ये तो भाई एडास ये फीचर आपने कभी यूज किया है हाईवे पर? आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है? तो कई बार ऐसा हो कि कुछ गाड़ी ने अचानक से इमरजेंसी ब्रेकिंग लिया, तो मेरे रिएक्ट करने से पहले गाड़ी ने खुद से ब्रेकिंग की है। इमरजेंसी ब्रेकिंग वाला फीचर है, वो बीच बीच में ऐसा ब्रेक वेक मार देता है, तो कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम हुई उसमें? और इसमें एक वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन आता है, वो प्रैक्टिकल लगता है क्या आपको? हेलो गाइज, मैं हूँ आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पर। आज हमारे पास है XUV 700। ये गाड़ी आपने मेरे कुछ वीडियो में देखी ही होगी, उस टाइम हमने इस गाड़ी का रिव्यू किया था। और आज हम इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। 1 साल से भी ज्यादा इसको खरीदे हुए हो गया है, तो इसके ओनर का क्या कहना है इस गाड़ी के बारे में, मतलब ये गाड़ी कैसी चल रही है फिलहाल हाईवे पर, माइलेज वगैरह क्या कुछ दे रही है, और मेन बेसिकली कितने की पड़ी ओनर को, वो आज हम सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम इसके ओनर से मिलते हैं अभी। तो ये है उसके ओनर, मिलिए रिहान भाई से। तो कैसे हो भाई? भाई बस बढ़िया, आप कैसे? बढ़िया। मैं तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यही पूछना है कि XUV 700 ही क्यों लिया आपने? मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है फिलहाल इस बजट में, तो यही क्यों लिया आपने? क्योंकि ये गाड़ी को मुझे लेकर अभी 1.5 साल के आसपास होने को आया है, और उस टाइम पे मुझे इसके लुक्स, इसके फीचर्स और जिस प्राइस रेंज में ये जो हमको प्रोवाइड कर रहा है ये कंपनी, वो चीज़ की वजह से मैंने ये गाड़ी लिया। अच्छा, और मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा अभी कि ये पड़ी कितने की आपको ऑन रोड पूछो आप? ऑन रोड अपने को ये 33 के आसपास पड़ी। 33 लाख। 33 लाख। तो भाई थोड़ी महंगी नहीं लगी? है, मतलब थोड़ी महंगी, लेकिन जितने फीचर्स ये दे रही है ना, ये टॉप एंड लेवल के कार्स देती है, तो वो तो अपने को सीआर्स में पड़ती है। तो एडास वगैरह ये आजकल अच्छा खासा, क्योंकि उस वक्त क्रेटा वगैरह भी कोई एडास नहीं देता था, सिर्फ ये एडास दे रही थी। ये एडास देती थी, बराबर। चलो ये तो हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप ये बताओ, देखो बड़ी गाड़ी लेने के टाइम कोई माइलेज वगैरह तो देखता नहीं है, पर तभी मैं आपसे पूछूंगा कि माइलेज कितना कुछ डिलीवर कर रही है फिलहाल आपको? ये हाईवे पे मुझे अराउंड 16 kmpl के आसपास देती है। हाँ, और ट्रैफिक में सिटी में 12 के आसपास देती है। सिटी में 12 के आसपास। और इसको 1 साल से ज्यादा हो गया, और आपने चलाई कितनी है इसको 1 साल में? एक्चुअली हमारी रनिंग ज्यादा नहीं है, ये हमारी फैमिली कार है मोस्टली। तो हमारी सेकेंडरी कार ज्यादा यूज में होती है। हाँ, अभी तक ये 5300 के आसपास चली है किलोमीटर। हाँ, पर जितना भी एक्सपीरियंस है ऑल गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइविंग सेंस में बोलो या पैसेंजर वाइज बोलो, कंफर्ट अच्छा है। बहुत बढ़िया। और कभी फिर ऐसा ख्याल नहीं आया कि भाई चलो इतनी कम रनिंग होने वाली है तो पेट्रोल ही ले लेते? नहीं, एक्चुअली अभी ये सोचा नहीं था कि कम रनिंग होगी। और हमारे घर में जैसे पहले से हम टॉप एंड गाड़ियां ज्यादा लेते हैं, और डीजल को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं हम। अभी आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। इस गाड़ी में ये फीचर सबसे पहले महिंद्रा ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि है एडास। तो भाई एडास ये फीचर आपने कभी यूज किया है हाईवे पर? आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है? जी डेफिनेटली बहुत प्रैक्टिकल है। इसका एडास हमेशा ऑन ही रहता है, मैं कभी ऑफ नहीं करता हूँ। तो कई बार ऐसा हो कि कुछ गाड़ी ने अचानक से इमरजेंसी ब्रेकिंग लिया, तो मेरे रिएक्ट करने से पहले गाड़ी ने खुद से ब्रेकिंग की है। अच्छा, तो सेफ्टी वाइज ये काफी अच्छी चीज है। हाँ, और कभी आपके साथ एक्सीडेंट वगैरह थोड़ा सा सीन हुआ है कभी, मतलब इसने बचाया है ऐसा इसके एडास? हाँ, मतलब 1-2 बार ऐसा हुआ है कि कई बार, ज्यादा नहीं हुआ, फैमिली के साथ में था मैं, लेकिन कई बार ऐसा बात करने के चक्कर में थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया। तो सामने वाले ने अचानक ब्रेक लिया, कोई आ गया, तो इसने पहले ही मुझे वार्निंग ब्रेकिंग ले ली थी। तो अभी देखो इसमें जो एडास आता है, वो कभी कभी ऐसा हाईवे पर बीच बीच में, वो इमरजेंसी ब्रेकिंग वाला फीचर है, वो बीच बीच में ऐसा ब्रेक वेक मार देता है। तो कभी आपको ऐसे कि हमें कैसे मैनुअल गाड़ी चलाने की ज्यादा आदत है, गाड़ी अपने हिसाब से चलनी चाहिए, तो कभी प्रॉब्लम होती है आपको? हाँ, कई बार ऐसा मतलब इरिटेट कर देती है कि जैसे कि कई बार हम ओवरटेक करने के लिए जाते, 2 गाड़ियों के बीच से हम निकालने जाते, तो ये सामने वाली गाड़ी को सेंस करके ब्रेक ले लेती है, जिसकी वजह से कई बार ये होता है कि मुझे पावर ज्यादा चाहिए थी कि मैं फटाक से गाड़ी निकाल लूं। वो उस वक्त कई बार ब्रेक ले लेती है, बट सेंसर इतना एक्यूरेट है इसका कि वो समझ जाता है कि हम क्या करना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर छोड़ देती है। और फिर अगर मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछूं, तो हाईवे पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? क्योंकि देखो ये गाड़ी मेनली हाईवे के लिए बनाई है, और इसको टैग मिला है इंडिया फास्टेस्ट एसयूवी का इस सेगमेंट में। तो हाईवे पर परफॉर्मेंस कैसी है? आप अभी 60-70 किलोमीटर से आए हो, पूरा हाईवे ही था। परफॉर्मेंस बताओ इसकी कैसी लगी? डेफिनेटली इसका 2.2 लीटर का इंजन है, काफी रिफाइन है। कभी गाड़ी 120-130 चली जाती है, समझ में भी नहीं आता। पावर एकदम रिफाइंड है। गियर बॉक्स काफ़ी अच्छा इसका ट्यून किया गया है, जिस गियर में होना चाहिए प्रॉपरली उस गियर में वो आ जाती है। और आरपीएम रेंज भी जो एकदम डिसेंटली 115-100 के आसपास जो है ये चलती रहती है। अच्छा, 2000 के आसपास ये शिफ्ट कर देती है।
रिलैक्स चलती है। तो देखो हमारी 21-22 साल उम्र है अभी, हमें ऐसा भगाने वाली गाड़ी चाहिए। नो डाउट ये गाड़ी बहुत तेज भागती है, पर जहां पर हम देखें तो हम जैसे बंदों को मैनुअल ज्यादा अच्छा लगता है ऑटोमेटिक से। तो कभी ऐसा आपको लगा कि यार मैनुअल लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैनुअल में हमारे डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली मैनुअल गाड़ी मुझे भी ज्यादा पसंद है, मैं भी खुद मैनुअली प्रेफर करूंगा। बट ये मोस्टली हमने गाड़ी इसलिए ली थी कि मेरे पापा चलाएंगे, इसलिए हमने वो हिसाब से ली थी, क्योंकि उनके थोड़े पैरों में इश्यू है, थोड़ा नीज में उनके पेन है, तो ट्रैफिक वगैरह में जो है उनके लिए इजी होता था। दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि जैसे बड़ी इंजन की जो गाड़ियां होती है उनकी क्लच प्लेट भी बड़ी होती है, तो वो थोड़ी सी हार्ड होती है। बराबर। तो ट्रैफिक में हो गया या फिर कहीं हाईवे पे भी अगर कई बार जो पहाड़ हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा इरिटेट होता है, और मैनुअल गाड़ी वहाँ पे इतने बड़े साइज की गाड़ी को तकलीफ देती है, थोड़ी ऑटोमेटिक मैन्युअरेबल भी ज्यादा रहती है। मेन क्वेश्चन आता है भाई, जिससे बहुत लोग कलस्ते हैं। अभी कल या परसों या आप इसकी सर्विस करके लेके आए हो, इससे बहुत लोग कलस्ते हैं कि महिंद्रा की सर्विस बहुत लोगों को घटिया लगती है और कुछ लोगों को अच्छी भी लगती है। आपका क्या एक्सपीरियंस है सर्विस के? मेरा एक्सपीरियंस अभी, पहले तो मैंने फ्री सर्विस की थी, इस बार फर्स्ट टाइम मैंने पेड सर्विस कराई है, तो मुझे कोई भी इसमें इश्यू नहीं आया। गाड़ी मुझे प्रॉपर जो चीज़ें चेंज होनी चाहिए थी, ऑयल, एयर फिल्टर वगैरह ये सब चेंज होके मिला है मुझे, एसी फिल्टर वगैरह सब कुछ चेंज होके मिला है। गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छी लग रही है, गाड़ी और भी रिफाइन फील हो रही है। माइलेज में भी मुझे थोड़ा सा फर्क दिख रहा है कि मैं अभी आया, ऑलमोस्ट मुझे 80% सिटी था, लेकिन अभी भी मेरी गाड़ी 14.5 kmpl की माइलेज दे रही है। और गाड़ी जो है मतलब ओवरऑल सब अच्छे से अंदर से क्लीनिंग वगैरह करके सर्विस अच्छी हुई। मतलब उनका बिहेवियर कैसा था सर्विसिंग? बिहेवियर में बातचीत करने के लिए अच्छा है, अपनी बात सुनते हैं, समझते हैं, ऐसा इरिटेट नहीं करते। और सर्विस कॉस्ट क्या कुछ आई थी आपकी? एक्चुअली आई थी मुझे 9,500 के आसपास आई थी। अच्छा। लेकिन मुझे डिस्काउंट मिला इसमें, तो 7,000 के आसपास मेरा ये हो गया, 7,500 में ये फुल्ली सर्विस होकर आ गई है। अब बहुत अच्छा। और एक फिर सवाल पूछूंगा मैं आपसे कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या लगे आपको इस गाड़ी के? अभी तक 1 साल से ज्यादा हो गया यूज करते हुए, तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव जरा बताओ। स्टार्ट इसके पॉजिटिव से करते हैं, चलो। पॉजिटिव में इसका मुझे फर्स्ट तो इंटीरियर काफी पसंद आया। पहले से ये गाड़ी का इंटीरियर मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, इसके लिए मैंने ये चूज किया गाड़ी। दूसरी चीज है कि इसका म्यूजिक सिस्टम, इसका जो अंदर का एनवायरनमेंट है, जो एरी फील देता है, ये गाड़ी में ऐसा सफोकेटेड फील नहीं करता है आपको। बराबर। तो वो एक अच्छा है। दूसरी चीज है कि इसके हेडलाइट्स वगैरह जो थ्रो है ये भी काफी अच्छा है मुझे लगा। और इसके अगर मैं कॉन्स की बात करूं, नेगेटिव्स, हाँ नेगेटिव्स की बात करूं तो वो है कि जब बूट हम ओपन करते हैं ना रात के टाइम पे, तो वहाँ पर यार लाइट कुछ दिया नहीं, डेडिकेटेड लाइट कुछ दिया नहीं, ये काफी प्रैक्टिकल। तो वहाँ पे थोड़ा सा वो उन्होंने कॉस्ट कटिंग किया है। तो रात के वक्त थोड़ा सा इरिटेट होता है कि आपको फ्लैश लाइट ऑन करना पड़ता है, तो उसके वजह से आप 2 हाथ से सामान निकाल भी नहीं सकते, एक बंदे को फ्लैश देना पड़ता है और फिर आपको लगेज निकालना पड़ता है। आप इससे पहले डिजायर ऑन करते थे, उसमें आता था ये भी है, जबकि वो 2010 का मॉडल है, लेकिन उसमें भी जो है बूट में उसके लाइट मिलती है। हाँ, और मैं आपको बता दूं भाई, सीधा डिजायर से इसमें शिफ्ट हुआ है, तो बहुत बड़ी गाड़ी लगी होगी स्टार्टिंग में आपको? शुरुआत में हाँ, थोड़ा मतलब हर कोई जब भी आप नई गाड़ी लोगे तो हर गाड़ी का डैशबोर्ड का जो साइज होता है, बोनेट का साइज होता है, वो अलग होता है। हाँ। लेकिन चलाते वक्त आप यूज्ड हो जाते हो। बराबर। भाई मैं आपको पूछूंगा, इसकी जो सबसे बड़ी कंपेटिटर है अभी मार्केट में, टाटा सफारी, उसकी तरफ क्यों नहीं गए? क्योंकि जहां तक मुझे पता है आप कुछ साल टाटा में काम भी कर चुके हो, तो आपको अंदर की चीजें भी पता होगी उसकी, फिर टाटा सफारी क्यों नहीं लिया आपने? इसको जब हमने लिया था तो ये 2024 में हमने लिया था। जी हाँ। तो उस वक्त जो है वो फेस लिफ्ट वाला मॉडल नहीं आया था। हाँ। जो पहले वाली सफारी थी वो वाला था, तो वो 7 सीटर होने के बावजूद ना उसकी जो डिजाइन है वो इतनी ऐसी जंबो गाड़ी लगती नहीं थी कि हाँ बाबा ये 7 सीटर है, बहुत कॉम्पैक्ट सी फील होती थी। और इंटीरियर में भी इतनी कुछ मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगी जितनी ये है। और जबकि ये इससे शायद से वो उस जमाने में 1 से 1.5 लाख रुपए महंगी थी, तो वर्थ इट नहीं लगा, तो इसलिए मुझे ये लगा। और उसका शायद से माइलेज भी कम था और पावर भी कम है, 10 PS का कुछ अंतर है। अब एक लास्ट सवाल पूछता हूँ मैं, ये देखो ऑटोमेटिक वगैरह लिए आपने, बढ़िया है, फीचर्स वगैरह बहुत बढ़िया है, पर एक जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट होती है सेटिस्फैक्शन। हो गाड़ी से भाई सेटिस्फाई? हाँ डेफिनेटली हूँ मैं गाड़ी से सेटिस्फाई, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है, बिल्ड क्वालिटी है, हर चीज इसकी छोटी मोटी जो चीजें ना कई बार वो इम्प्रेस कर देती कि हाँ ये चीज है अपनी गाड़ी में। और जिस प्राइस रेंज में दिया है तो बस सेटिस्फाई। देखो आप डिजायर चलाते रहे, डिजायर में थोड़े से कम फीचर रहेंगे, इसमें बहुत ज्यादा फीचर है, तो फीचर से ऑब्वियसली आप खुश रहोगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि ये सारे फीचर्स है, एडास वगैरह, साउंड सिस्टम वगैरह हो गया, इंफोटेनमेंट वगैरह, इतना बड़ा ये स्क्रीन, सबसे बढ़िया इनमें से फीचर कौन सा लगा आपको?
सेफ्टी वाइज देखूँ तो मेरे को एडास काफी ज्यादा अच्छा लगा, एडास। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अपने से ज्यादा गाड़ी अपने को बचा लेती है। बराबर बराबर। तो वो काफी ज्यादा अच्छी चीज है, हम्म, क्योंकि कई बार क्या होता है, डे की बात अलग है कि हमको दूर का भी विजन दिख जाता है, बराबर। बट एडास कभी बार ना जब फॉगी एरिया में रहते हो ना, जैसे आपको फॉग में कुछ सामने का दिख भी नहीं रहा है, हाँ, उस वक्त भी एडास काम कर रहा है। एडास काम आता है, बराबर। ये तो वो एक ऐसा हो गया कि वो टार्जन में अजय देवगन बचाते हैं, वैसे इसमें वो सीन हो गया। और इसमें एक वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन आता है, वो प्रैक्टिकल लगता है क्या आपको? हाँ, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगता है। अगर आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हो, काफी, अगर आप 7-8 घंटा ड्राइविंग करने वाले हो, तो वहाँ पे वो काफी अच्छी चीज है, मतलब आपको हाँ, रिलैक्स फील करती है, इचीनेस फील नहीं होता है। हाँ। और एक बार इसकी ये खोलना भाई, ब्लाइंड खोलना बस। मुझे आप ये बताओ, इसका ये जो फीचर है, आपने 1.5 साल में कितनी बार यूज किया रहेगा? ये सबसे अनयूज फीचर लगता है मुझे सनरूफ का। कितनी बार यूज किया रहेगा आपने? नहीं, हमने ये सनरूफ तो नहीं ज्यादा ओपन करके यूज किया, क्योंकि फिर वही इश्यू हो जाता है कि मिट्टी वगैरह डस्ट अंदर आ जाती है। बट हाँ, हमने ये जो ब्लाइंड ओपन करने का सिस्टम है, हम ये मतलब मोस्टली करते ही है। अगर रात के समय में रहेंगे हम, तो हम खोलते ही क्योंकि उसमें एक अलग फील आता है। ड्राइवर को और को पैसेंजर को उतना फील नहीं आएगा, क्योंकि वो उनके ऊपर नहीं आता है, बट जो सेंटर में बैठ रहे पीछे वालों को, उनको बढ़िया फील आता है, एंटरटेनमेंट। पर कहीं ना कहीं इंडिया में अगर सनरूफ की जगह सारी गाड़ियों में मूनरूफ डाल देना तो वो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप देखो सेफ्टी का पर्सपेक्टिव से वो बहुत अच्छा है। अगर कोई बंदा ऊपर वगैरह रहेगा, आगे वाले ने गलती से डायरेक्ट ब्रेक मार दिया, सीधा ऊपर से गिरेगा वो नीचे। तो आपका इसमें क्या कहना है कि ये फीचर प्रैक्टिकल है उतना? हाँ, इंडिया के हिसाब से उतना प्रैक्टिकल नहीं है, और कई बार तो मतलब ये कंपनी की इश्यू हो सकती है। अपनी गाड़ी में तो कभी नहीं आया, लेकिन एक स्कॉर्पियो का एक बार वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा, कि सनरूफ लीक कर रहा था। तो वो भी कई बार इशू होता है। महिंद्रा के, मतलब महिंद्रा ही नहीं कह रहा, बहुत सारी कंपनियों के साथ है वो इशू। तो ये था भाई XCV 700 AX7L डीजल मॉडल का ओनरशिप एक्सपीरियंस। मैं आपके साथ इसके सर्विसिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, क्योंकि अपने घर की गाड़ी है, तो भाई आपको मिलते ही रहेंगे ऐसा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।